नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यहाँ पर सल्तनत काल के स्थापत्यों की चर्चा कर लेते हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं। अभी पिछले साल का जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपको स्थापत्य और उसके बनवाने वालों का नाम पता है, समय पता है, तो आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टेबल बनी हुई है। कुतुब मीनार को देख लीजिए सबसे ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू तो करवाया था, लेकिन ये पूरी नहीं करवा पाता है। पूरी करवाने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था और दामाद भी था। दास्ता से इसे मुक्त कर देता है ऐबक गोरी के कहने पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली में ये स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा और इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा होता है 1197 में। ये बनकर तैयार होती है 1197 में। शुरुआत इसकी हुई थी 1193 में। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और यहाँ पर शिलान्यास इसका 1192 का है। निर्माण इसका पूरा होता है 99 में, मतलब 1199। कुव्वतुल इस्लाम को देख लीजिए। ये मस्जिद जो है ये 1192 की है, दिल्ली में ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। और हाँ, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, और इसी को कहा जाता है सुल्तानगढ़ी। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बना था। तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये मलकापुर में स्थित है, कुतुब मीनार से थोड़ी दूरी पर स्थित है। 1231 का ये है। समय इसका क्या है? 1231। इसके बाद इल्तुतमिश का मकबरा ये 1235 का है। और मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इसका आप सिर्फ समय देख लीजिए। ये शुरू होती है 1143 में और बनकर तैयार होती है 1233 में। बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसको भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। शिलान्यास इसका 1210 में हुआ था। निर्माण पूरा होता है 1223 में। अतरकीन का दरवाजा ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ आप 1630 में चले आइए। मराठा साम्राज्य शाहजी राजे भोसले के द्वारा लाल महल का निर्माण करवाया गया था। और 1000 सितून ये स्तंभ है असल में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ध्यान दीजिएगा, 1321 से लेकर 1325 के बीच का ये समय है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ये 1321 से लेकर 1325 के बीच में बनकर तैयार होता है। और इसके बाद आदिलाबाद का मकबरा जो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया है। तो ये सब पूछा जाता है, किसने क्या बनवाया है वो एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए। और देख लीजिए, जहांपनाह नगर ये 1326 का है। 1326 से लेकर 1327 उसके बीच में बनता है। और इसको MBT बनवाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनवाया जाता है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसे आप देख रहे हैं तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनवाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा आप देख रहे हैं, ये अपना मकबरा खुद बनवाता है। अपना मकबरा इसने खुद बनवाया था, ये आप देखें इसमें फिरोज शाह का मकबरा। और ये खान जहां जुनैन शाह के द्वारा बनवाया गया था। काली मस्जिद का निर्माण भी जुनैन शाह ही करवाता है। खिड़की मस्जिद जो 1380 की है उसका भी निर्माण जुनैन शाह ही करवाता है। और आप देख रहे हैं बहलोल लोदी का जो मकबरा है वो 1418 का है और ये दिल्ली में स्थित है। और सिकंदर शाह लोदी का जो मकबरा है ये 1517 से लेकर 1518 के बीच का है और इब्राहिम लोदी के द्वारा इसको बनवाया गया है। वाजिर मियाँ भुइयाँ का देख लीजिए। ये मोट की मस्जिद बनवाए थे और 1505 का समय है। जामा मस्जिद एक बनकर तैयार होती है 1656 में और इसको शाहजहां ने बनवाया था। गोल गुंबद जो बीजापुर वाला है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था और ये 1656 का है। इसका जो समय है वो 1656 का है और इसका स्वरूप जो है वो काबुल के याकूत के द्वारा तैयार किया गया था, ये आपने देखा। जहाज महल जो है ये 1500 का है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था और राजा मान सिंह ने गोविंद देव का मंदिर बनवाया था जो कि 1590 का है। ये सब मध्यकाल के स्थापत्य हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। मध्यकालीन स्थापत्यों को देखने के बाद, उसके निर्माणकर्ताओं को देखने के बाद, अब यहाँ जो अगली टेबल है उसमें हम देखने वाले हैं भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों को। तो यात्रियों का नाम दिया है, कौन से देश से आते हैं, कब, कौन से समय में आते हैं और इनका जो यात्रा वृतांत है और इनके बारे में जो खास बातें हैं उसको भी हम देखेंगे। पूरा ये टेबल दी हुई है। तो सबसे पहले नंबर आता है इब्न बतूता का और ये मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था। वहाँ से ये अपना यात्रा शुरू करता है। 14वीं शताब्दी का समय था जब ये भारत आता है और ये सल्तनत काल में भारत आया था, जो तुगलक डायनेस्टी का समय था उस समय। और मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय रूल चल रहा था। 1325 से लेकर 1351 ये इसका पूरा शासनकाल का समय है। जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का।
तो इसके समय में ये भारत आता है और 1342 में इसने यहाँ आप देख रहे हैं 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा जाता है। और इब्न बतूता ने रहेला नाम की पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि जब ये आता है MBT के शासनकाल में, तो शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी बना देता है और उसके बाद भी बहुत अच्छे मान सम्मान से इसे नवाजता है और बाद में किसी आरोप के चलते ये कारावास में ठूंस दिया जाता है। तो कारागार में रहते हुए ये अपना जीवन कुछ समय तक बिताता है। उसके बाद वहाँ से निकाल कर इसे निर्वासित एक तरह से कर दिया जाता है, मतलब राजदूत की हैसियत से बाहर भेज दिया जाता है और फिर ये लौट कर नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर जब ये अपने देश पहुँचता है तो अपना जो यात्रा वृत्तांत दर्ज करता है उसे किताबुल रहेला कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है मेगस्थनीज का। तो ये तो और पीछे की बात है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है, आप जानते ही हैं। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था और राजदूत की हैसियत से आता है तो फिर यहाँ उसको राजकीय सम्मान प्राप्त होता है और एक नपातुला क्षेत्र से दिखाया जाता है। तो इंडिका जो इसकी किताब है ये वर्णन है पूरे भारत का और मौर्यकालीन भारत का पूरा विस्तृत जो वृत्तांत है वो मिलता है और इसमें कुछ अविश्वसनीय ब्यौरे हम देख पाते हैं। तो अविश्वसनीय ब्यौरे इसलिए है क्योंकि इसने सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन किया था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है। यूनानी राजदूत था ये, आपने देखा। निकोलो कॉन्टी को देख लीजिए। निकोलो कॉन्टी इटली का रहने वाला था, 15वीं शताब्दी में आता है। देवराय प्रथम का उस समय शासनकाल था, विजयनगर एम्पायर, और वहां पर आने वाला ये पहला विदेशी यात्री था। अगला नंबर है मार्को पोलो का, 13वीं शताब्दी का समय है और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये इटली का रहने वाला था। इसके बाद है वेनसांग CU की, इसका यात्रा वृत्तांत है और 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के समय में ये भारत आता है। चीनी यात्री है ये। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों का और तीर्थयात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। तो इसकी उपाधियां आप देख रहे हैं। फाहियान को देख लीजिए, ये भी चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में ये भारत आता है। भारत आने वाला ये पहला चीनी यात्री था। भारत आने वाला ये पहला चीनी यात्री था। और देखिए यहाँ देखें डायमेकस को, ये सीरिया का था और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया था और बिंदुसार ने इससे कुछ चीज़ों की मांग की थी, लेकिन बाद में इसमें से कुछ मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसे दार्शनिक भेजने वाली। तो इसके बाद आप देखें ईत्सिंग को, ये भी चीनी यात्री है, 7वीं शताब्दी में आता है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद है हिकेटियर। ये हिकेटियस जो है ये यूनानी है, मतलब यूनानी यात्री है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। इसे भूगोल का जनक कहा जाता है और हेरोडोट्स को देख लीजिए, ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं। ये भी यूनानी है और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये समय है। निरयाकस को देख ले, निरयाकस यहाँ पे है, ये भी यूनानी था और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिकंदर के साथ भारत आता है। स्काईलैक्स ईरानी था और ये पहला विदेशी वृत्तांतकार है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ये भारत आता है। एरिस्टोबुलस जो है वो भी यूनानी है, सिकंदर के साथ आया था। और ओनोसेक्रिटस जो है वो भी यूनानी है, वो भी सिकंदर के साथ आया था। दोनों का समय है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। इसके बाद डायनिसियस है, ये आप देख रहे हैं, ये मिस्री था, मतलब मिस्र का रहने वाला था कहने का मतलब। और डायनोसियस जो है ये बिंदुसार और अशोक दोनों के समय में भारत की यात्रा करता है। इसके बाद एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और पेरिप्लस को आप देख रहे हैं, ये यूनानी थे। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये भारत के आसपास की चीज़ों को देखते हैं। फिर शुंगयुन को आप देखें, ये चीनी यात्री था। 6वीं शताब्दी छठवीं शताब्दी का जो समय था उस समय आता है। और कॉस्मॉस, ये भी यूनानी था, ये 6वीं शताब्दी में आता है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी इसकी रचना है, तो इसकी रचना का नाम हो सकता है कि पूछा जाए। मातवलिन को आप देखें, हर्ष की जो पूर्व क्षेत्र की विजय है उसका पूरा वृत्तांत कार्य था और 7वीं शताब्दी में ये आता है। चीनी यात्री था। सुलेमान जो है वो अरबी था और पाल शासक धर्मपाल को ये रोहमा कहता था और 9वीं शताब्दी के समय में ये भारत की यात्रा करता है। अल बिलादुरी को आप देखें, तो अल बिलादुरी जो है ये अरबी है, 9वीं शताब्दी के समय में आता है और सिंध का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख इसने किया था। इसके बाद नंबर है अल मसूदी का, जो कि अरबी है, 10वीं शताब्दी के आसपास ही आता है। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज को बौरा और राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय को बल्लभ राज के नाम से ये पुकारता है। प्रतिहार राजा जो मिहिर भोज है इनको क्या कहता है? बौरा कहता है। और राष्ट्रकूट राजा है इंद्र तृतीय, उन्हें ये बल्लभ राज के नाम से पुकारता है। अल बरूनी को आप देख रहे हैं, ये ख्वारिज्म देश का रहने वाला था, जिसे खीवा भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी के समय में आता है। किताबुल हिंद की रचना करता है और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय ये उसके साथ भारत आता है। तो आक्रमणकारियों के साथ भी कुछ यात्री जो है वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और आप देखें चाओजू कुआ, अच्छा नाम है और ये चीनी है, 12वीं शताब्दी में आता है। चोल और चीन
मतलब चोल साम्राज्य जो भारत का था और चीन, दोनों के बीच में व्यापारिक संबंधों के बारे में, वाणिज्यिक संबंधों के बारे में ये ब्यौरा दर्ज करता है। इसके साथ है अब्दुल रज्जाक, माहुयान, निकितिन, इस तरह के यात्री। तो अब्दुल रज्जाक को आप देख रहे हैं, ये ईरानी है, 15वीं शताब्दी में आता है, देवराय द्वितीय का उस समय शासनकाल रहता है, मतलब ये विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है। और माहुयान को आप देख रहे हैं, ये चीनी यात्री है, 15वीं शताब्दी में आता है। निकिटिन जो है वो रूसी है और ये 15वीं शताब्दी में आता है वीर नरसिंह के समय में। इसका जो समय काल है वो वीर नरसिंह का है। बार्थेमा लुडविको डी जो है ये इटालियन है, मतलब इतावली है और 15वीं शताब्दी में ये भी आता है, वीर नरसिंह का ये भी शासनकाल है। और बारबोसा को आप देख रहे हैं, डोमिंगो पायस, तो ये सब कृष्णदेव राय के समय में भारत की यात्रा पर आते हैं, विजयनगर साम्राज्य को विजिट करते हैं और ये 16वीं शताब्दी का जो समय है उस समय की बात है। इसके बाद नंबर है नूनिज का। तो नूनिज जो है ये पुर्तगाली है और 16वीं शताब्दी के समय में ये भी आता है। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है। ये समय किसका था? अच्युत देव राय का था। सीजर फ्रेडरिक ये भी पुर्तगाली यात्री है। नूनिज और सीजर फ्रेडरिक जो है ये दोनों पुर्तगाली हैं। दोनों का जो समय है वो 16वीं शताब्दी का है और विजयनगर का इस समय तक विनाश शुरू हो गया था, तो विनाश पर इसने टिप्पणी की थी, मतलब विनाश हो चुका था। आप जानते ही हैं कि जो तालीकोटी का युद्ध होता है उसके बाद विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो जाता है, तो उसका ब्यौरा इसमें मिलता है, मतलब इसके वृत्तांत में। इसके बाद ट्रेवर्नियर को देख लीजिएगा। ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी था और मनुची जो था वो इटालियन था। तो ट्रेवर्नियर के बारे में खास बात यह है कि शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा शुरू किया था और अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से अपनी किताब में लिखा है। मनुची 1653 से लेकर 1708 ये समय है, मतलब इसका भारत यात्रा का, और ये इटालियन था और ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी था, पेशे से डॉक्टर था और यात्रा करने का इसे शौक था। तो ये आपने देखा। मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के बारे में इसने पूरा एक संस्मरण लिखा है और आप इसमें देखकर समझ सकते हैं ये समय किसका है, 1653 और 1708 के बीच का। मतलब शाहजहां, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, दारा शिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह, कीरत सिंह, इन सभी के इतिहास के बारे में ये अपनी जो यात्रा वृत्तांत है, मतलब किताब होती है, उसमें दर्ज करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इतिहास को जानने के लिए यहाँ से इसके जो वर्णन है उनसे प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद जो अगली टेबल है उसमें कुछ राज्य और संस्थापकों का नाम दिया है, साथ में स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। जैसे कि बीजापुर राज्य जो है इसकी नींव रखने वाला यूसुफ आदिल शाह था और 1489 में ये स्थापित होता है। कौन सी चीज़? बीजापुर राज्य। और वंश यहाँ पर आदिल शाही था, मतलब यूसुफ आदिल शाह के नाम पे आदिल शाही डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती है और मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया 1686 में औरंगजेब के समय में। अहमदनगर को देखिए, मलिक अहमद के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है, 1490 का टाइम है। निजाम शाही वंश यहाँ पर स्थापित होता है। शाहजहां के समय में इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है और ये 1633 की बात है। बरार को देख लीजिए, बरार में इमाद शाही चलती है, ठीक है, इमाद शाही चलती है, 1490 का ये भी समय है। फतेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था और अकबर के ज़माने में 1595 में मुगल साम्राज्य में ये शामिल हो जाता है। गोलकुंडा का संस्थापक कुतुब शाह था, 1518 का समय है। कुतुब शाही डायनेस्टी वहाँ पर रूल करती है। औरंगजेब के समय में 1687 में इसको मिला लिया जाता है। बीदर को देख रहे हैं आप, अमीर अली बरीद इसके द्वारा स्थापना की जाती है, 1527 का समय है। बरीद शाही वंश के तौर पे यहाँ जो डायनेस्टी है वो चलती है। यहाँ तक हमने मध्यकाल को देखा, कुछ हद तक आधुनिक भारत के इतिहास को भी थोड़ा सा यहाँ खंगालने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहाँ जो टेबल आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखेंगे। मतलब ये है कि घटनाएं और उनका जो समय है वो दिया हुआ है, क्योंकि यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी आप कह लीजिए, उसके जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीएस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए अवश्य ही देता है। और वो क्रोनोलॉजी आप तभी अरेंज कर पाएंगे, सही ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे, जब आपको तारीखें सही तरीके से मालूम होंगी। तो तारीख को एकदम से रटना नहीं है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा जरूर होना चाहिए। आप इतनी सारी तारीखों को रट नहीं सकते, लेकिन ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पहले कौन सी घटना हुई थी और बाद में कौन सी। अगर ये सीक्वेंस भी आपको पता लग जाता है तो आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए, वास्को डी गामा भारत आता है और ये समय था 20 मई 1498 का। ये तारीख एग्जैक्टली 20 मई 1498 की थी, माफ कीजिएगा। इस समय ये भारत की जमीन पर पैर रखता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन के आता है और ये समय है 1505 का। मतलब ये है कि 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आता है और उसे पता लग जाता है कि भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ से जो कच्चा माल हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब 60 गुना मुनाफा कम नहीं होता है, तो उतने ज़्यादा मुनाफे पे काली मिर्च का व्यवसाय ये करता है, यहाँ से जो ले गया रहता है।
तो इतना बड़ा जब फायदा होता है तो बाकी जो इसके देश वाले हैं उनकी तो आंखें ही खुल जाती हैं कि भाई इतना मूल्यवान चीज़ इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब शासन करने की मंशा से और यहाँ जो उपनिवेश है उस पर कब्जा करने की हैसियत से पुर्तगाली अपने गवर्नर भेजते हैं। तो उसी क्रम में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, इन सबको आप देख रहे हैं। बाकी जो यूरोपीय है वो भी अपनी रुचि लेने लगते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर बनके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है 1505 और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में अच्छा खासा विस्तार होता है और ये 1509 में आता है। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री पुर्तगाली खोलते हैं और वो समय था 1503 का। कन्नूर में अपना दूसरा कारखाना खोलते हैं और वो समय था 1505 का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और ये समय था 1611 का। पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746-48 में, मतलब बीच में, और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से शुरू होता है और चलता है 1754 तक। तीसरा वाला जो है वो 1756 से शुरू होता है और 1763 तक खींचता है। और इसके बाद आप देखें प्लासी का युद्ध और वांडीवाश का, तो प्लासी वाले में बंगाल वाला पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के हस्तगत हो जाता है, 1757 की बात है। वांडीवाश की जो लड़ाई है वो 1760 की है। फ्रेंच शक्ति का समापन हो जाता है और ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर विजेता होते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा शक्ति का यहाँ पर पतन हो जाता है, मराठे बिखर जाते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली इसमें जीतता है और संयुक्त मराठा सेना पराजित होती है, 1761 का समय। बक्सर का युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध था, प्लासी में जो संभावनाएं दिख रही थी बक्सर में उस पर दस्तखत हो जाते हैं। तो ये अंग्रेजों की सेना इसमें विजयी होती है और तीनों की जो संयुक्त सेना है, मतलब शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों की जो ज्वाइंट आर्मी थी वो यहाँ पर पराजित हो जाती है और ये समय था 1764 का। और इसी का नतीजा होता है कि फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और अंग्रेजों को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट शुरू होती है, डायआर्की शुरू होती है, वो समय था 1765 से लेकर 1772 का। इसी बीच में बंगाल में बहुत खतरनाक अकाल पड़ता है, बहुत भीषण अकाल होता है, लोग सड़कों पे ऐसे गिर के मरने लगते हैं, 1770 की बात। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर के तौर पे नियुक्त होते हैं और बंगाल में दोहरी सरकार जो पहले से चल रही थी उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, मतलब उसे समाप्त कर दिया जाता है और ये समय है 1772 का। अब इसके बाद कंपनी के जितने भी काम हैं उन्हें नियमित करने का, उन पर नियामन करने का जो प्रयास है वो किया जाता है और इसीलिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है क्योंकि कंपनी में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था जो कि अंग्रेजी शासन को ठीक से फैलने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए अंग्रेज अपने शासन को सुधारने के लिए, अपनी प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये पारित होता है जिससे कंपनी आंशिक रूप से संसद के नियंत्रण में आ गई थी। संसद का कंट्रोल यहीं से स्टार्ट हो जाता है और बाद में पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और प्रेसिडेंसी कलकत्ता के नियंत्रण में आ गई थी। तो ये समय था कुल मिलाकर 1773 का और उसके बाद अगले ही साल यानी 1773-74 और बीच में अच्छा खासा समय है, तो कई सारी चीज़ें इसमें होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है 1774 में। एलिजा इम्पे जो है वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से लेकर 82 के बीच में होता है और पुरंदर की संधि होती है 1776 में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरा मैसूर युद्ध होता है। मैसूर साम्राज्य जो कि फ्रांसीसियों के समर्थन में लड़ रहा था, तो उसका निरंतर अंग्रेजों से टकराव होता है। तो जो दूसरा वाला मैसूर युद्ध है, हैदर अली और टीपू यहाँ से मुख्य रूप से विरुद्ध, या आप कहें कि विरुद्ध थे अंग्रेजों के। तो दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780-84 के बीच में और फॉक्स का इंडिया बिल, जिसमें कि संसद और गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार देने की बात की गई थी, ये आता है, लेकिन ये अंत में पास नहीं हो पाता। तो 1783 का समय। टीपू और अंग्रेजों के बीच में मंगलोर की संधि होती है और उसी समय पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित होता है। विलियम जोन्स जो है ये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारा समय जो है, मतलब ये सारी घटनाएं जो हैं ये घटती हैं 1784 में। इसके बाद समय आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि एक कुलीन जमींदार हुआ करते थे अपने देश में, वो यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाकर भेजे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नवालिस का जो समय है, इसके समय में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया जाता है। मतलब पूरा जो भूमि राजस्व है उस पर अंग्रेज अपना नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। जमीन का जो क्षेत्र है उसे पूरा अधिकृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चलता है। अब यहाँ पे 1786 से लेकर 1793 तक ये टाइम दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा मैसूर युद्ध होता है और तीसरा मैसूर युद्ध जो है ये समय आप देखिए कि 1790 से लेकर 1792 के बीच में हो रहा है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि तीसरा मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उस समय भारत का, या आप कहें कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो इसमें आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को चुनेंगे। तो 1790 से लेकर 92, उसमें टाइम आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद टीपू और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और ये जो समय है ये 1792 का है।
सर जॉन शोर का गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 1793 से लेकर 98 के बीच का है। और स्थायी जमींदारी बंदोबस्त, मतलब वही स्थायी बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस के सौजन्य से लाया जाता है, तो वो 1793 का था। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ और सहायक गठबंधन प्रणाली, मतलब जो सब्सिडियरी अलायंस है, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या, सहायक संधि, उसको ये शुरू करता है और 1798 का ये समय। चौथा वाला मैसूर युद्ध होता है, श्रीरंगपट्टनम का पतन हो जाता है, टीपू सुल्तान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद ये देखें आप 1799 का समय है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 में, सन 1800 में। पेशवा और अंग्रेजों के बीच में, पेशवा यानी मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो बेसिन की संधि है वो होती है, और वो समय था 1802 का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है, और ये समय था दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का, मतलब जो कब्जा होता है वो 1803 में होता है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आप देख ही रहे हैं 1803 से लेकर 1805, यानी ये 2 साल तक चलता है। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करता है, और वो समय था, ये आप देख रहे हैं, ये समय था 1807 से लेकर 1813 का। और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि होती है, और ये समय है 1809 का। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करता है 1813 से लेकर 1823। आंग्ल गोरखा युद्ध जो है वो 1814 से लेकर 1816 के बीच में होता है, और पिंडारी युद्ध जो खिड़की वाला युद्ध है उसमें पेशवा हार जाते हैं। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठे जो है वो आपस में टकराते हैं, तो वो चीज़ यहाँ परिणाम दिया हुआ है। कुल मिलाकर 1817 से लेकर 1818 के बीच में ये चलता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो हुआ था 1818-19 के आसपास। और गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट का जो शासनकाल है, मतलब कार्यकाल है, वो असल में 1823 से लेकर 1828 का है। पहला बर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर 26 के बीच में। विलियम बेंटिंग जो है वो गवर्नर जनरल के रूप में अपना काम शुरू करते हैं, वो समय था 1828 से लेकर 35 के बीच का। सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है, उस पर निषेध लग जाता है, तो वो समय था 1829 का। और कैप्टन स्लीमेन, मतलब वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ही ये समय दिखाई देता है। तो ठगी का दमन किया जाता है, ठगों का दमन किया जाता है कैप्टन स्लीमेन के द्वारा, और ये समय है 1829 से लेकर 37 का। ठगों का आतंक चरम सीमा पर था। और कंपनी का जो चार्टर एक्ट है 1833 वाला, वो पारित होता है, और कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो उससे छीन लिए जाते हैं। पहले क्या था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी कंपनी के एकाधिकार में रहता है, लेकिन यहाँ तक आते आते उसे भी हटा लिया जाता है, मतलब इनका जो कॉपीराइट है वो खत्म हो जाता है। तो ये 1833 का समय। इसके बाद सर चार्ल्स मेटकाफ ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल शुरू करते हैं अपना 1835 में। 1836-35 का जो समय है उस समय ये अपना गवर्नर जनरल रहते हैं। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है 1835 में। लॉर्ड ऑकलैंड का गवर्नर जनरल के रूप में जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 1836 से लेकर 1842 के बीच में। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो समय है 1839 का। लॉर्ड एलनबरो का गवर्नर जनरल के रूप में कामकाज है वो शुरू होता है, और ये जो कार्यकाल का समय है वो 1842 से लेकर 1844 के बीच का है। इसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग का जो समय है वो शुरू होता है, और लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है वो 1844 से स्टार्ट होकर 1848 तक चलता है। तो ये पूरा मामला हमने देखा। तारीखें यहीं पर समाप्त नहीं होती हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि आधुनिक भारत की तो अभी शुरुआत हमने की है, अभी तो हमें आज़ादी तक जाना है। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। तारीखों को हम अगले वाले वीडियो में भी कवर करेंगे। यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे लाहौर की संधि कब होती है और आगे की बातें। तब तक के लिए नमस्कार।